बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ा था और डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन भी पढ़े थे। उम्मीद है आपने वो वाली वीडियोस देख ली होंगी, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है। तो आज हम पढ़ेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एम्फोटेरासिन बी के बारे में पढ़ेंगे। एम्फोटेरासिन बी, जैसा कि हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स में भी पढ़ा था कि ये एम्फोटेरासिन बी क्या करती हैं। एम्फोटेरासिन बी बाइंड करती हैं इर्कोस्टिरोल के साथ फंगल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इर्कोस्टिरोल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फंगल सेल मेम्ब्रेन का। एम्फोटेरासिन बी इर्कोस्टिरोल के साथ बाइंड करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर बना देती है, जिसकी वजह से जो सेल का कंटेंट है वो लीक आउट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि इसने एम्फोटेरासिन बी ने, ये एम्फोटेरासिन बी है, इसने पोर डेवलप कर दिया। जो पोटाशियम था वो सेल से लीक आउट हो गया, जिसकी वजह से जो सेल डेथ है सेल की वो कॉज होगी, कॉजिंग सेल डेथ, सेल की डेथ कॉज होगी। और एम्फोटेरासिन बी जो है वो इर्कोस्टिरोल के साथ हाइड्रोफोबिकली अटैच होता है और उसके अंदर पोर बना देता है। ये आपने याद रखना है। ये एम्फोटेरासिन बी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब जो एम्फोटेरासिन ए और बी है वो स्ट्रेप्टोमाइसीज नोडुडस जो स्पीशी है उससे ये ऑब्टेन होती है, लेकिन इसमें जो एम्फोटेरासिन बी है वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो एम्फोटेरासिन ए की निस्बत कम है। आप सिर्फ इतना ही याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एम्फोटेरासिन बी की केमिस्ट्री क्या है। ये पोलीन का मॉलिक्यूल है, मैक्रोलिड, पोलीन मैक्रोलिड का एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। बस आपने इतना याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। और दूसरा ये आपने याद रखना है कि ये जीआईटी के ज़रिए पोरली एब्जॉर्ब्ड है। जीआईटी के अंदर इसकी बायोअवेलेबिलिटी अगर हम जीआईटी रूट से देंगे तो लेस दैन 5% है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 100 मिलीग्राम ड्रग दी जिससे सिर्फ 5 मिलीग्राम ड्रग ही हमारे सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है वहाँ तक पहुँचेगी, बाकी सारी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए ये पोरली एब्जॉर्ब्ड है, इसलिए हम इसको आईवी इंजेक्शन की सूरत में देते हैं, कोलाइडर सस्पेंशन की फॉर्म में इसको कंबाइन करते हैं या विद द हेल्प ऑफ सोडियम डिसॉक्सिकोलेट के साथ। ये थी इसकी केमिस्ट्री। और एक तो ये हो गया, हम इसको आईवी इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं। दूसरा, इसको हम लाइपोसोमल फॉर्म में देते हैं। लाइपोसोमल का मतलब है लाइपोसोम की कवरिंग होती है एम्फोटेरासिन बी के अंदर। लाइपोसोमल की कवरिंग इसलिए करते हैं ताकि जो रीनल टॉक्सिसिटी है, जो किडनी की टॉक्सिसिटी है, उसके चांसेस को हम कम कर सकें। और आपने एक और पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो याद रखना है कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनके साथ बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से इसकी एक्सक्रीशन में मुश्किल होती है। इसलिए इसका जो हाफ़ लाइफ है वो 15 दिन है हाफ़ लाइफ, और ये 90% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाती है। आपने ये पॉइंट लाजमी याद रखना है, इसलिए इसकी हाफ़ लाइफ ज़्यादा है। और इसकी सीनियर्स के अंदर पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 2 से 3% है। ये पॉइंट आपने ये भी याद रखना है। उम्मीद है आपको मेरी समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब वो कहता है कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, कि अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एम्फोटेरासिन बी के जो फंजाई को इस काबिल बनाते हैं कि वो एम्फोटेरासिन बी को रेजिस्ट कर दे। अब फंजाई क्या करती है, फंजाई क्या करती है कि वो इर्गोस्टिरोल की बाइंडिंग को, क्योंकि इर्गोस्टिरोल मेन कंपोनेंट है एम्फोटेरासिन बी की वर्किंग के लिए। एम्फोटेरासिन बी इर्गोस्टिरोल के साथ मिलके पोर बनाता है। अब जब इर्गोस्टिरोल उसके साथ बाइंड नहीं करेगा या उसकी बाइंडिंग को ख़राब कर देता है फंजाई, तो फिर एम्फोटेरासिन बी की एक्टिविटी कम हो जाती है। या वो क्या करता है, इर्गोस्टिरोल की कंसंट्रेशन ही कम कर देता है, जितनी कम इर्गोस्टिरोल होगी उतनी कम एम्फोटेरासिन बी बाइंड करेगी। और तीसरा वो क्या करता है कि जो ये इर्गोस्टिरोल है उसके मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर देता है ताकि उसकी ड्रग के साथ इन्फिनिटी ही ना रहे। इस तरह फंजाई अपनी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है एम्फोटेरासिन बी के ख़िलाफ़। उसके बाद अब कौन कौन से इन्फेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो ये कहता है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन हम मोस्टली इसको यीस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर एज इट इज़ अपनी वर्डिंग में लिख देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एम्फोटेरासिन बी। दूसरा ये कि ये मोस्टली यीस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। अब कौन सी यीस्ट के ख़िलाफ़ होती है, कैंडिडा एल्बिकन एक यीस्ट है और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन एक यीस्ट है। आपने ये याद रखना है बस कि ये यीस्ट के ख़िलाफ़ होती है,
किस किस के खिलाफ? कैंडिडा एल्बिकन ऐसी यीस्ट है जो कैंडिडियासिस जो हमारा इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन वो कॉज कराती है। जिस तरह क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मन है, पहली बात तो ये इसके खिलाफ यूज होती है। दूसरा जो एम्फोटेरासिन बी है वो हम एंडेमिक माइकोसिस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एंडेमिक माइकोसिस ऐसे फंगल इन्फेक्शन है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही प्रेजेंट है। मैंने ये बात फंगल इन्फेक्शन वाला जो टॉपिक है उसमें बताई थी कि कुछ ऐसी फंगल इन्फेक्शन है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल उसमें हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस है, कोकीडायोड्स इमिटिस। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर है, इसलिए इनको कहते हैं इंडेमिक माइकोसिस। तो ऐसी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए भी हम एम्फोटेरासिन बी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम पैथोजेनिक मोल्ड्स के खिलाफ भी एम्फोटेरासिन बी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पैथोजेनिक मोल्ड्स के अंदर कौन से हैं? एस्परगिलस फ्यूमिगेटस और म्यूकोर, ये दोनों पैथोजेनिक मोल्ड्स हैं। अब जो ब्लू जो मैं जिसको मैंने ब्लू किया हुआ है ना, ये है मेन हेडिंग, और जो ब्लैक में है वो उसकी सब हेडिंग है। ये आपने याद रखना है, जो ब्लू वाली है वो मेन हेडिंग है और जो ब्लैक है उसकी सब हेडिंग है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है कि कौन कौन से ऐसी फंगस स्पीशीज़ हैं जो एम्फोटेरासिन बी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर लेती हैं। उनमें आती है कैंडिडा ल्यूसिटेनिया और सूडो एलिस्टीरिया बॉयडी। तो ये जो एंटी फंगस स्पीशीज़ हैं ये एम्फोटेरासिन बी के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ये बहुत ही आसान है इंशाल्लाह, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही लिखते ना, आपके लिए काफ़ी होगा इंशाल्लाह। तो ये है एम्फोटेरासिन बी को डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके क्लिनिकल यूज़ अब हम डिस्कस करने लगे हैं। क्लिनिकल यूज़ एक तो ये कि लाइफ थ्रेटनिंग जो फंगल इन्फेक्शन है उनके खिलाफ हम ये इफ़ेक्टिव है। दूसरा वो कहता है कि हम एज़ोल, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एज़ोल हैं वो अब मोस्ट सेफेस्ट ड्रग है एंटी फंगल। अब हम मोस्टली एंटी फंगल ड्रग ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो कहता है हम डायरेक्ट एज़ोल की तरफ जाने से पहले हम इनिशियली इस एम्फोटेरासिन बी का रेजिमेन देते हैं, ताकि जो रैपिडली हम फंगल इन्फेक्शन को या फंगल बर्डन को हम कम कर सकें। सबसे पहले हम जो फर्स्ट डोज या फर्स्ट रेजिमेन देते हैं वो एम्फोटेरासिन बी की देते हैं, उसके बाद हम एज़ोल की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ताकि जो फंगल बर्डन था या फंगल इन्फेक्शन जो ज़्यादा था उसको थोड़ा सा कम करके फिर हम एज़ोल की तरफ आ जाते हैं। दूसरा वो कहता है कि हमने लेक्चर 2 में या लेक्चर 3 में पढ़ा था कि जो इम्यूनो सप्रेस पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है, उनके लिए भी हम एम्फोटेरासिन बी इफ़ेक्टिव है। ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ था, फिर उनको फंगल इन्फेक्शन भी हो गया, उन पेशेंट्स के लिए हम एम्फोटेरासिन बी यूज़ कर सकते हैं। या एस या सेवरल फंगल नमूनिया इन्फेक्शन के लिए या क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए हम एम्फोटेरासिन बी को यूज़ कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है, मैंने आपको बताया था ब्लू वाली मेन हेडिंग है और उसके बाद ये सब हेडिंग है। उसके अलावा एंडेमिक माइकोसिस, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम एम्फोटेरासिन बी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए आपने इनमें ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा याद करो, आप इसमें से मेन चीज़ें या मेन पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं, सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये याद रख लेना है कि जो आईवी इन्फेक्शन हम स्लो आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, डोज़ क्या देते हैं 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम पर केजी पर डी का पता नहीं क्या था, मतलब पर 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी, और डी का आपको कंफर्म कर लेना डी का क्या मतलब, मेरे जहन में नहीं है इस डी का क्या मतलब है। डोज़ होगी मेरा ख्याल, शायद या कुछ और होगा, कंफर्म नहीं पता। दूसरा आपने ये मेन पॉइंट याद रखना है कि जब हम फंगल मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए इंट्राथीकल थेरेपी देते हैं तो ये पोरली टॉलरेटेड है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं वो वेल टॉलरेटेड होती हैं। वेल टॉलरेटेड का मतलब है कि वो पेशेंट के अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं है। पोरली टॉलरेटेड का मतलब है कि जब हम इंट्राथीकल थेरेपी देंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट शो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक मेन पॉइंट था। उसके अलावा हम लोकल और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। लोकल और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन किन किन डिजीज़ के केस में देते हैं? माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर और केराटाइटिस, ये दोनों आंखों के इन्फेक्शन है, उनके लिए हम टॉपिकल ड्रॉप्स या आई ड्रॉप्स एंटी फंगल ड्रॉप्स देते हैं। अब इन दोनों जो इन्फेक्शन उनको हम देख लेते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने उसके लिए पिक्चर ढूंढी थी। हाँ, ये जो अब ये देख रहे हो,
उसके ये आई का है, इसको कहते हैं माइकोटिक फंग कॉर्नियल अल्सर। तो ये मैंने इसके लिए पिक्चर ढूंढी, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का इन्फेक्शन होता है। मेन हमने ड्रग्स के बारे में ही पढ़ना है। और इसी तरह कैरेटाइटिस की ये है, ये देखो ये वाली, ये हेल्दी आई है और ये कैरेटाइटिस का, ये इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी रेड आई है, प्रोफ्यूज टीयरिंग है। आपने ये याद करने की जरूरत नहीं, आप बस देख लो कि उसकी आंख रेड रेड हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से उसकी आंख रेड रेड हो गई हुई है कैरेटाइटिस के केस में। बस आपने थोड़ा सा आइडिया लेना है कि ये किस, मतलब जो लिखा हुआ है उसको आपको पता हो कि ये क्या लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। जब आप मेन लेक्चर का मतलब मकसद ये है कि जो लिखा हुआ है वो आपको समझ आ रही हो, या जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रही हो। उसके बाद हमने इसके एडवर्स इफेक्ट्स एम्फोटेरासिन बी के पढ़ने हैं, बस ये ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह, थोड़ा सा रह गया है। तो टॉक्सिसिटी के अंदर या एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर क्या आते हैं, दो तरह के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एक होता है इमीडिएट रिएक्शन, एक होता है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब थोड़ा काफ़ी अर्से बाद आपको इसके एडवर्स इफेक्ट शो होना शुरू होते हैं। इमीडिएट होता है जो फॉर, इमीडिएट के अंदर जो आता है वो इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी है। इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी क्या है कि आपको बुखार हो जाएगा, सर्दी लगेगी, चिल्स है, मसल स्पैज़म है, वॉमिटिंग है, आपका सर दर्द है, हाइपोटेंशन है। ये सारे क्या है, मुझे जो लगता है कि इमीडिएट रिएक्शंस के अंदर आते हैं। जैसे ही हम इन्फ्यूजन देते हैं एम्फोटेरासिन बी का, तो ये रिएक्शन शो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या आप उनको पहले ही एंटीपायरेटिक वाले ड्रग्स दे दो, या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे दो, या उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दो, ताकि वो ये वाले सिम्टम्स को शो ही ना हो। या हम उसको जो डिक्रीज़ कर दें, जो डेली डोज है उसकी, उसको डिक्रीज़ कर दें, या जो इन्फ्यूजन रेट है उसको स्लो कर दें। इस तरह हम इस टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं, या इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कम्यूलेटिव टॉक्सिसिटी। मुझे लगता है कि ये स्लो रिएक्शन है, ऐसा ऐसा पता चलता है, इसको कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो इसकी एग्जांपल के अंदर आता है। जो हमारी किडनी की जो टॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी जब होगी तो क्या होगा कि हमारा जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसको कहते हैं, वो कम हो जाता है, जिसकी और ये रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस कॉज करा देता है। एसिडोसिस कहते हैं एसिडिटी के ज़्यादा हो जाना, और लेकिन होगा कहाँ पे, जो रीनल की ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर एसिडोसिस हो जाएगा। उसके साथ क्या होगा कि मैग्नीशियम और जो पोटाशियम है वो वेस्ट हो जाएगा, बॉडी से वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कम कर सकते हैं। कॉन्कॉमिटेंट इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन। कॉन्कॉमिटेंट इन्फ्यूजन का क्या मतलब है, जब हम ये इन्फ्यूजन दे रहे हैं उसके साथ हम नॉर्मल सलाइन की एक अलग से इन्फ्यूजन भी दे दें। मुझे जो लगता है कॉन्कॉमिटेंट का मतलब यह, फिर भी आप कंफर्म कर लेना इस पॉइंट को कि कॉन्कॉमिटेंट इन्फ्यूजन का क्या मतलब। मुझे ये लगता है कि जब हम ये वाली फॉर एग्जाम्पल एम्फोटेरासिन बी की इन्फ्यूजन दे रहे हैं, तो हम उसके साथ नॉर्मल सलाइन की इन्फ्यूजन भी दे दें। और लास्ट पे जो एडवर्स इफेक्ट है एम्फोटेरासिन बी का, वो ये है कि ये अनीमिया कॉज करा देता है। अनीमिया कैसे कॉज कराता है, ये इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को ही रोक देता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं एक दफ़ा इसको रिमूव कर दूँ, ताकि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले लो। और अगर कोई गलती कोताही होगी है तो आप माफ़ कर देना। अगर आपको समझ आ गई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और ये है कि आप सजेशन वगैरह भी दे सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको नहीं समझ नहीं आती, कि आप बता सकते हो यार इस तरह नहीं इस तरह कर लो, ताकि हम इस अपने जो इस वीडियोज़ को अच्छा और बेहतर बना सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।